सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग आम वात व्याधि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आम वात व्याधि जो है यह आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अभी रुक जाइए, मैं यहाँ पे जो पीपीटी है वो मैं दिखा देता हूँ और फिर मैं अपने आप को भी दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हमारे पास इसी तरह के पेशेंट आते हैं जिनका आर ए फैक्टर पॉजिटिव रहता है, तो हमें क्या विचार करना चाहिए, किस तरह से विचार करना चाहिए, यही सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आम वात व्याधि जो है इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है, आम और वात। तो आम का मतलब हमें ये मालूम है कि ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम, मतलब ऊष्मा के अल्प बल की वजह से जो पहला जो आहार रस बन रहा है शरीर में वह अपाचित है और वह शरीर में रसवाही स्रोतों में जा रहा है और उसके वजह से बहुत ज्यादा दुष्टि हो रही है रसवस स्रोत की, और वह पूरे शरीर में व्याप्त हो जा रहा है। और कहाँ पे जा रहा है? श्लेष्मा के स्थान पे जा रहा है, क्योंकि उसकी एफिनिटी कहाँ पर है? तो जहां जहां कफ है वहां पे उसकी एफिनिटी है। तो ऐसा जो व्याधि है इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यह आम और वायु दोनों अपने अपने कारणों से दुष्टि को प्राप्त करता है और प्रकोपित होकर इस रोग को उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको आम बात बोलते हैं। आम बात का वर्णन अगर देखें तो चरक संहिता में कहीं पर भी नहीं है। माधव निदान में इसका विस्तार से वर्णन उपलब्ध है। वात रक्त में अगर हम लोग देखें तो वात रक्त का और आम बात का थोड़ा डिफरेंस है। वात रक्त में बोला है कि व्यायाम के साथ साथ विदाही अन्न का सेवन कर रहा है तो रक्त की भी दुष्टि हो रही है। लेकिन आम बात में बताया कि व्यायाम के साथ साथ स्निग्ध पदार्थ खा रहे हैं, स्नेह युक्त पदार्थ खा रहे हैं और अग्नि जो है वो मंद है। स्निग्ध और अभिसंधित पदार्थ ऐसे आहार लेना ये महत्वपूर्ण बताया। और वातरक्त में विदाही पदार्थ, वो ज्यादा बर्निंग करने वाले रक्त दुष्टि करने वाले पदार्थों का सेवन, ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। तो हमें इन दोनों का हेतु ये पहले तो समझना जरूरी है कि ये हेतु क्या होते हैं और इससे व्याधि किस तरह से बनती है। उसी तरह से आमवात और सामवायु, इसके जो लक्षण बताए हैं वो सारधम्य है, एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। सामवायु के लक्षण बताए हैं चरक जी ने, लेकिन दोनों का डिफरेंस थोड़ा देखना पड़ता है। सामवायु में उसके कारण तो आमवात में वैसे ही हेतु रहते हैं, शूल भी रहता है, गौरव और अरुचि रहता है। लेकिन आम जहां जहां जाता है वहां वहां पर वेदना, शूल, स्पर्शा, असहत्व, मतलब टच टच करने पे बहुत ज्यादा असहत्व होता है। ऐसा संचारित्व भी कहा है सामवायु में। लेकिन आम वात जो है वो स्थान का संशय कर लेता है। आम वात में संधि प्रदेश में वो चला जाता है और सामवायु है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, उसको स्थान संशय नहीं मिला है। आम वात में स्थान संशय मिल जाता है और दोष दूसरे की समूर्छना होती है और ख वैगुण्यता जहां जहां मिलती है संधियों में, जहां पे वात का प्रकोप है
और श्लेष्मा विकृत हो गया है, वहां पे यह स्थान संचय करके हो सकता है। सामवायु में अधिष्ठान नहीं है, उसका एक जगह फिक्स जगह नहीं है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। वो वेदना पूरे बॉडी में हो सकती है, अंग मर्द हो सकता है, पूरे बॉडी में तकलीफ हो सकती है। तो यही सामवायु और इसमें डिफरेंस है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया तो हमें फिर चिकित्सा करना बहुत इजी हो जाता है। सामवायु जो है वह संचयन प्रकोप प्रसर प्रसर की अवस्था में रहता है, लेकिन आम वात जो है वो स्थान संचय और व्यक्ति भेद वह अवस्था में रहता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। अब हेतु अगर देखें आम वात के, तो माधव निदान में हमने जैसे पढ़ा था कि विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदो अग्नि निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्त्वतो यन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। मतलब जिसका अग्नि मंद है और जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहा है, और उस व्यक्ति ने विरुद्ध अन्न का सेवन किया, उसका अग्नि मंद है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, और अति स्निग्ध आहार लेके फिर व्यायाम कर रहा है, तो ऐसे में आमवात उत्पन्न हो जाता है। जो लोग मिल्क शेक प्रोटीन शेक लेते हैं, उनको आमवात व्याधि जल्दी हो जाता है, जो कुछ काम नहीं करते हैं, या फिर वो ऐसा काम करते हैं कि बहुत स्निग्ध आहार लिया है और तुरंत ही वो गाड़ी पे चले गए या कुछ जिम में चले गए, तो उनको आमवात हो जाता है। इसमें आमवात का संप्राप्ति में क्या बताया है कि वायुना प्रेरितो ह्याम श्लेष्म स्थानम प्रधावति तेनात्यर्थम विदग्धो अतो धमनी प्रतिपद्यते वात पित्त कफेर भूयो दूषितो तो अन्नजो रसः स्रोतसाम अभिषंध्यन्ति नाना वर्णोति पिच्छला जनत्याशु दौर्बल्यम गौरवम हृदयस्य च व्याधि नामाशयो हेश आम संयोति दारुणा युगपद युगपद वंत स्त्रिक संधि प्रवेश को स्तब्धम च कुरुते गात्रम आमवात से उच्यते। इसका भावार्थ यह है कि आमवात की संप्राप्ति कैसे होती है, तो दो तरह से होती है। एक तो हेतु सेवन हो रहा है, आम को उत्पन्न करने वाले विरुद्ध अन्न, अध्यशन, अजीर्णाशन, विषमाशन, ये सब किया जा रहा है, और व्यायाम किया जा रहा है, तो व्यायाम करने से चल गुण से वायु का प्रकोप हो जाता है, और स्निग्ध अन्नपान का सेवन कर रहे हैं और अग्निमंद है, तो क्या है, आम उत्पत्ति होती है, पिच्छिल गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इससे सामवायु की निर्मित होती है। सामवायु जो है वो आम को और उत्पन्न कर, मतलब आम जो बड़े को गति देता है, और धमनियों द्वारा, रस वाहिनी धमनियों द्वारा सब शरीर में संचरित होता है, और फिर उसके बाद में आम और दूषित होता है, और आम को सभी वर्ण प्राप्त होते हैं, अलग अलग कलर प्राप्त होते हैं, अति पिछले तो चिपचिपापन प्राप्त होता है, और अनेक स्रोतों में क्लेद जमा होता है। दूषित आम जो है वो श्लेष्म के स्थान जहां जहां है, जैसे तर्पक कफ का स्थान सिर है, फिर उसके बाद में बोधक कफ का स्थान जिह्वा है, हृदय में अवलंबक कफ है, श्लेषक कफ जो है वह संधियों में है, और आमाशय में क्लेदक कफ है, वहां जा जाके वो जमा होने लगता है। और खासकर संधियों में और त्रिक प्रदेश में, जहां जहां वायु की गति होती है, संधियों में, ज्वाइंट्स में, तो मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, वहां वहां वो जाके बैठ जा रहा है। और हृदय में दूषित होने के कारण आम हृदय में हृद गौरव और हृद दौर्बल्यता करता है। उसी तरह से अंग गौरव, अंग में बहुत हैवीनेस ऐसा फील होता है, और चल गुण से वायु को है उसको संचारित्व प्राप्त होता है। अगर चल गुण नहीं बढ़ेगा तो आम नहीं बढ़ेगा, वो फिर पेट में अलसक और अलसक जैसा पड़ा रहेगा, दंडालसक करेगा। लेकिन यहाँ पे वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है, इसीलिए वह पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, और संधियों में जाकर संचारी वेदना करेगा, वेदना कर रहा है, यहाँ पे चल गुण बढ़ा हुआ है, ऐसा है। तो प्रकुपित वायु के वजह से आम को ऐसी गति प्राप्त होती है, और 10 धमनियों द्वारा पूरा शरीर में संचार करता है, श्लेष्म स्थान पे जाके बैठ जा रहा है। और ये आम कैसा है, माधव निदान में ये बताया कि अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम वो पिच्चलम सदनम सर्वगात्राणम आम वित्त विधीयते। मतलब यह आम जो है उसकी वजह से स्त्रोतोरोध होता है, अविपक्व रहता है, पका हुआ नहीं है, ऐसा आहार रस है। असंयुक्तम, वो पूरी तरह से उसका बॉन्डिंग भी क्लियर नहीं है, और दुर्गंधित भी है, बहुत पिच्छिल भी है, और पूरे बॉडी में वो जाके सदन करता है, मतलब एक तरह से सर्कुलेट नहीं हो रहा है अच्छे से। तो ये चीज होता है स्त्रोतरोध बल भ्रंश गौरवा नील मूढ़ता, जो बोलते हैं स्त्रोतरोध हो रहा है, बल भ्रंश हो रहा है, और गुरुता और अनिल की मूढ़ता, मतलब वायु जो है कभी कभी एक जगह ऐसे जाके और विमूढ़ जैसा हो जाता है। और यह बड़े बड़े संधियों में ज्यादातर दिखाई देता है, बड़ी संधियों से शुरुआत होती है, जैसे मणिबंध, रिस्ट ज्वाइंट, फिर अंश,
जो अपना पीठ का अंश फलक है वहां के जॉइंट्स में, गुल्फ में, पैर के जो थाई रीजन है और या फिर नीचे है वहां पे गुल्फ एरिया में, वंक्षण में, उसके बाद में जानु में और त्रिक संधि में ये ज्यादा मिलता है। तो और आम बात में पूर्ण रूप में देखा जाए तो ज्वर जरूर होता है, और ज्वर को एंटीपायरेटिक एलोपैथी के ड्रग से दबाया जाता है। उसको वहां आम का पचन नहीं होता है, और वही आम संचित हो के और फिर ये पूरे शरीर में पड़ा का पड़ा रहता है, और वो फिर सामवायु जो है वह स्थान संचय करके आम बात करेगा और ज्यादातर संधियों में जाके ये प्रॉब्लम करेगा। तो शुरुआत में पूर्व रूपावस्था में तीक्ष्ण वेगी ज्वर होता है, फिर अंग गौरव होता है, संधियों में अटकाव होता है, संधियां अपना काम नहीं कर पाती है, जो एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, ये जो हमने सब पढ़ा है एनाटॉमी में, वह संकोच और प्रसरण ये सब नहीं हो पाता है। तो ज्यादातर आम बात की शुरुआत ज्वर से होती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सामान्य लक्षण अगर हम देखें तो क्या बताया है कि आम वात जब होता है तो अंग मर्दो अरुचिस तृष्णा ही आलस्यम गौरवम ज्वरः अपाकः शून्यता अंगानाम आमवतस्य लक्षणम स कष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकुपितो भवेत् हस्तपाद शिरो गुल्फत्रिक जानुसंधि जानुरु संधिषु करोति सर्वजम सहोथम यत्र शोथा प्रपद्यते स देशो रुज्यते अत्यर्थम व्याविद इव वृश्चिकैः जन्यतोऽस्ति दौर्बल्यम प्रसिका रुचि गौरवम उत्साहनं वैरस्यम दाहम च बहुमूत्रताम कुक्षो कटिताम शूलम तथा निद्रा विपर्ययम दृढ़ छर्दि भ्रम मूर्छा शहरु ग्रंबिड़ विबद्धताम जाड़े अंतर कूजन माना हम कष्टानुपद्रवान। मतलब ये अंग मर्द हो रहा है, ऐसा बॉडी एक हो रहा है, पेन हो रहा है जैसे अंग को मर्दन कर दिया है। उसके बाद में अरुचि होता है, मतलब कोई खाने का टेस्ट ही नहीं आता है। उसके बाद क्या बताया है, तृष्णा, बहुत प्यास लगती है, क्योंकि आम जो है बहुत पिच्छल है, उसको पानी की एफिनिटी होती है, कीचड़ कीचड़ बनाना है और वह जाके संधियों में और ज्यादा क्लेद करना है, और संधियों में नहीं पूरे शरीर में क्लेद क्लेद करना है उसको। क्लेद और कफ ये बहुत ज्यादा एफिनिटी रहता है, कफ को स्थान पे जाके बैठ जा रहे हैं, कफ उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके बेस्ट फ्रेंड को निकाल के खुद जाके बैठ जा रहे हैं, ऐसा ये आम है। और ये दुर्गंधी भी रहता है, अच्छा नहीं रहता ये, और शरीर में गुड़ता कर रहा है, ज्वर कर रहा है, खाए हुआ अन्न का पचन ठीक से नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में व्याधि बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा प्रवृत्त होता है, व्यक्ति भेद जब अवस्था आती है, आगे की अवस्था षट क्रिया काल में, तब फिर ये और ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हाथ में, पैर में, सिर में, गुल्फ में, त्रिक में, जानु में, उरु में, सब जगह शोथ और शूल उत्पन्न कर देता है, इतना ये डेंजरस कंडीशन उत्पन्न कर देता है। और तीव्र स्पर्श असहत्व कर देता है, मतलब वहां टच भी ना हो इतना वो पेन करता है। थोड़ा भी हलचल हो गया, अगर गाड़ी से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, और कहीं पर भी थोड़ा इधर उधर हुआ तो पेशेंट चिल्लाता है, इतना उसको सीवियर पेन होने लगता है। और संधियों में तीव्र शूल करेगा, शोथ करेगा, रेडनेस, आरक्त वर्णता करेगा, उष्ण स्पर्श, अगर आप वहां की संधियों को जो हाथ से लगा के देखें तो गर्म लगेगा, उष्ण स्पर्श, स्पर्शा धातु भी रहता है। संधि वेदना बहुत तीव्र स्वरूप की होती है, और इसकी तुलना वृश्चिक दंशवत वेदना, जैसा बिच्छू काटता है वैसे वेदना होती है, इतना ज्यादा तकलीफ होता है। और ये बहुत ज्यादा तकलीफदायक बीमारी है, और यह आजकल तो कभी भी किसी भी एज में हो जा रहा है। पहले के जमाने में होता था कि 60 साल के बाद होता था आम बात, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत स्निग्ध चीजें, पिज्जा, बर्गर, और जो स्निग्ध चीजें, बहुत ज्यादा ब्रेड, बिस्किट, फर्मेंटेड चीजें, तेल में बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और फिर और लोग क्या कर रहे हैं ना, मतलब इतना विरुद्ध कर रहे हैं कि पिज्जा बर्गर खा रहे हैं और उसके साथ में कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। कितना ज्यादा विरुद्ध है ये, कोल्ड कॉफी, और वो भी चिल्ड कोल्ड कॉफी, और वो भी थिक वाला चाहिए। कितना डेंजरस है ये, आम कितना उत्पन्न करेगा। और आजकल का तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना कि एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स, ये सब बंद हो गया है। हमारे जमाने में हमको मम्मी लोग शाम को घर से बाहर निकाल देते थे कि खेल कूद के आओ, घर पे नहीं रहना। तो हम लोग खेल कूद के आते थे, और स्कूल में भी एक गेम्स पीरियड होता था हमारा, कि खेलना कंपलसरी है। वहां कोई ऐसे डिनाई नहीं करता था कि हम पढ़ रहे हैं, खेलना है तो खेलना है। और जो भाग दौड़, और हमारा पीटी परेड भी होता था हमारे स्कूल के टाइम पे। तो उस टाइम पे इतना एक्सरसाइज होता था कि इतनी भूख लगती थी, आजकल भूख ही नहीं लगती है। बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खा रहे हैं, और बॉर्नविटा और बूस्ट और दूध,
ये दूध के बने पदार्थ ये ज्यादा खा रहे हैं। हमारे टाइम पे सब चीज था, लेकिन एक संतुलित था। और खेलना कूदना पसीना निकलना बहुत जरूरी होता था। आजकल का जमाना है, एसी का जमाना है। और कहीं पर भी जाना है तो बाइक से जाओ, कार से जाओ, ऑटो से जाओ। हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो हम लोगों को तो पैदल चलना पड़ता था, स्कूल भी जाना है तो पैदल चल के जाओ। तो अग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाता था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके जाते थे। फिर लंच टाइम जो रिसेस होता था, लंच टाइम, उस टाइम बहुत भूख लगती थी। फिर हम वहां से आते थे स्कूल में, 3 साढ़े 3 बजे आते थे स्कूल से, तब इतनी तेज भूख लगती थी। फिर हम 5 बजे खेलने जाते थे। उस समय फिर खेल के आए तो खाना खाते थे। मतलब इतना वो ऐसा काम कराया जाता था ना, रूटीन ऐसा था कि अग्नि बहुत प्रदीप्त रहती थी। आजकल ये चीजें है नहीं, तो उससे ज्वर होता है। फिर ये आम बात बच्चों को भी हो रहा है। उसके बाद में कृमि हो रहे हैं, क्योंकि खान पान इतना अभिसंधी चीजें हैं। तो हमें ये चीज देखना है कि आम बात हुआ है तो ये बात्रक है क्या, प्रोष्ठ शीर्षक है क्या, पुरुष स्तंभ है क्या, या फिर संधिवात है क्या, वो हर तरह से हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है। आम बात में अनेक सार्वधायिक लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि ज्वर, ज्वर से शुरू होता है। और जब बोलते हैं कि सर्व रोगाग्रजो बलि, ज्वर जो है सभी रोगों का अग्रज है, सबसे पहले ज्वर होता है। तो ज्वर है क्या, और ज्वर की हिस्ट्री है क्या वो देखना है। अग्नि मांद्यता है क्या, आलस्य है, लाला स्राव है, अरुचि, गौरव, उत्साहनी, मुख वैरस्य, शरीर में दाह, बहुमूत्रता, तृष्णाधिक्य, कुक्षि प्रदेश में काठिन्यता, शूल, फिर हृदय, मलावष्टम, निद्राधिक्य, ये सारी चीजें आम का है। अगर वो स्थान संचय नहीं भी किया है तो वो पहले सामवायु रहता है, सामवायु पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, बाद में जब स्थान संचय मिलता है तो संधियों में जाके आमबत कर देता है। और इसका भी स्टेजेस होता है अलग अलग। शुरुआत में आमबत थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन बाद में वो बढ़ते बढ़ते, बाद में बहुत दिनों तक अगर रह गया तो डिफॉर्मिटीज करता है उंगलियों को, उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है परमानेंट। तो वो बहुत खतरनाक स्टेज हो जाती है। तो इस टॉपिक पे आदरणीय जितेंद्र जी, डॉक्टर बीना मैडम, आप कुछ बताइए प्लीज। अहमद के पेशेंट पे कुछ बोलिए, आपका आपका अनुभव। सर। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर बहुत अच्छा बताया आपने कि आमबत इससे एक ऐसा बीमारी है जो कि हर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ज्यादा रोगी आते हैं, आमबत के रोगी। क्योंकि उनमें एलोपैथी में उनका जो सही इलाज नहीं होता है, वो बहुत विश्वास के साथ आता है। जो आमबत बताया है आपने कि उष्माणु अल्पबलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयम गतम रसम आमम प्रचक्षते। जो जठराग्नि दुर्बल होने से, जो भी अभिनय आपने अभी बहुत अच्छी कारण सब बताया कि हमारा बचपन कैसा था, खेल कूद में कट रहा था, कैसे हम जाते थे, साइकिल में जाते थे, पैदल में जाते थे। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा हो गया है, तो इसलिए ज्यादा ही कफ कारक आहार विहार सब लोग करते हैं। तो इसलिए शरीर का अग्नि दुर्बल हो जाता है और आम का ज्यादा संचय होता है। वो अपक्व अर्ण रस वो ठीक से पचन नहीं होता है, अर्ण तो अपक्व हो जाता है। वही आम शरीर में वायु के साथ प्रेरित होकर जाकर जो कफ का जो विशेष स्थान होता है, संधि होता है, हृदय होता है और मस्तिष्क में भी जाता है। और इंटर जो शरीर होता है उनको जकड़ा देता है और ज्यादा भी पेन होता है। आमबत का कई पेशेंट आते हैं, इतना पेन होता है, वो बोलते हैं हम उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। कहीं छोटे संधि से लेकर बड़े सब सब संधियों में पीड़ा भी हो जाता है। उनका जो स्केलिटल मसल में भी पीड़ा, रात को वो ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं। और सुबह जब हो जाता है तो इतना उनको स्टिफनेस रहता है, वो चल फिर नहीं सकता। वो जब बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा दर्द कम हो जाता है। वो पेशेंट ज्यादा दिन में सो जाता है, फिर दिन में सोने से कब का भी वृद्धि हो जाता है।
इस तरह सारे आम बात का जो पेशेंट होता है, जो आपने कितना क्लास मैंने किया है आपसे, जो मेरा पास है, उसके बाद भी जो पेशेंट आते हैं आम बात का, आपने हर क्लासेस में बताया लंघन इज बेस्ट मेडिसिन फॉर आम बात। मैंने भी देखा है सर, लंघन कराने से जो आम बात का रोगी का हिस्ट्री लेकर क्या क्या खाना खाते हैं, जो अभिसंधिकारक खाना का उनको बंद करके खिचड़ी और सिर्फ जूस में रख के उनको लंघन करा के दिखा है। उनका जो पेन हो, जो दर्द हो, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। वो बिना दवाई दवाई तो देना पड़ता है सर, लेकिन वो बहुत फायदा करता है। इसमें आम का पाचन होता है और दीपन पाचन देना पड़ता है, जो कि वो बोला गया है कि जो आम का जो आम होता है वो सर्वदोष को प्रकोपित कर देता है। जो तो इसलिए वो चिकित्सा में ज्यादा अग्नि को दीपन करना चाहिए और आम का पाचन करना चाहिए। आम पाचन हो जाने से वो शरीर का रोग बहुत कम हो जाता है। ऐसा सर बताऊंगा, और आगे भी सर बहुत कुछ सीखना है आपसे। बताइए सर। प्रणाम सर। चलिए अभी हम थोड़ा चिकित्सा पे बात करते हैं, फिर हम और डीप में जाएंगे। तो योग रत्नाकर के टाइम में भी, मध्यकालीन भारत में जब माधव निदान लिखा गया, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश निघंटु लिखा गया, उस टाइम पे ये व्याधि बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। चरक का ही सिद्धांत है, लेकिन उन्होंने अपने भाषा में बताया। तो योग रत्नाकर ने इतना सिंप्लीफाई करके हम पे उपकार किया है। योग रत्नाकर जिन्होंने लिखा है, उन्होंने आमवत की चिकित्सा क्या बताई है? तो लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम वस्त्यश्चाम वस्त्यश्चाम मारुते वृक्ष स्वेदो विधातव्यो वालुका पोटलैस्तथा उपनाहश्च कर्तव्यास्ते अपि स्नेह विवर्जिता। एक एक शब्द जो है वह अगर, क्योंकि ये आप तो लोगों ने लिखा हुआ है, एक एक शब्द जो है हेतु का मॉडिफिकेशन हो सकता है। हेतु अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे पहले के लोग पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, आज के जमाने में लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। पहले के जमाने में कोल्ड कॉफी नहीं पीते थे, आज के जमाने में पी रहे हैं। हेतु का अलग अलग टाइप हो सकता है, लेकिन चिकित्सा कभी नहीं बदलती है। चिकित्सा में हमें आम दिख रहा है, वात पित्त का बिगड़ा हुआ है, अग्निमंद है, बेसिक चीजें वही रहती है। तो इसमें बताया कि सबसे पहले आम की चिकित्सा सबसे पहले करनी है, वात की नहीं करनी है। यहाँ पे पहले पहले आम की करनी है। तो इसीलिए आम पाचन के लिए लंघन कराना जरूरी है। लंघन अलग अलग टाइप से हो सकता है, जैसे कि कुल्थी का युष अगर हम दे तो वह ज्यादा फायदा करेगा। मूंग दाल का युष दें, अब फिर चावल का मंड दें, या कुछ खाने को न दे, या वेजिटेबल सूप दे, या मतलब पानी न पीने के लिए दे। अगर प्यास बहुत ज्यादा लग रही है तो थोड़ा पानी दे, कोष न जल दे, शुंठी सिद्ध जल दे, षडंग पानीय दे, ऐसे, या पंचकोल सिद्ध पानी दे। अलग अलग तरह का लंघन करा सकते हैं। फिर स्वेदन कराना है। स्वेदन जो है यहाँ पे बालू का स्वेद देना है, क्योंकि आम जो है बहुत पिच्छल है, स्निग्ध है। वहां पे रुक्ष स्वेद देना है, स्निग्ध स्वेदन नहीं देना है, नहीं तो वो आम और बढ़ेगा। तो बालू का स्वेद दे, मतलब बालू को गर्म करके और कपड़े में डाल के पोटली बना के उसका सेक दे उष्ण करके। या सालवण स्वेद। सालवण स्वेद का मतलब है कि नमक के जो खड़ा होता है पत्थर जैसा, वो लेके आए और उसको भून के और वो करे। या जो ईंट होता है, ईंट, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, या उसका जो पाउडर बना के उनको भून के और कपड़े में डाल के और उसका सेक ले। तो यहाँ पे रुक्ष स्वेद, और इतना स्वेद नहीं दे कि स्किन बर्न हो जाए। स्किन को प्रोटेक्ट करते हुए वहां पे हीट जाना चाहिए। तो उससे फिर आम का पचन, और ये जो स्वेदन है वृक्ष स्वेद, यह भी आम पाचन वही परिमार्जन चिकित्सा में आता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है तिक्त और कटु रसात्मक द्रव्य। तिक्त रसात्मक द्रव्य जो रहते हैं वो आम का पचन करते हैं, और कटु रसात्मक द्रव्य हैं वह तो डायरेक्ट, शुंठी है, त्रिकटु है, पंचकोल है, पिपली पिपली मिर्चा विचित्रक शुंठी, यह पंचकोल होता है। तो इनका प्रयोग करके, और दीपनीय द्रव्य जो है अग्नि को बढ़ाने वाले द्रव्य देते हैं, क्योंकि आमाशय में आम बढ़ा हुआ है, वहां पे जाठराग्नि को प्रदीप्त करना है। लंघन कराना है तो वहां पे वैक्यूम तैयार करना है, आकाश महाभूत, आकाशीय तत्व तैयार करना है। तो और अति लंघन भी नहीं करना है कि आप इतना लंघन दे रहे हैं कि पेशेंट को चक्कर आ रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, नहीं तो वात का प्रकोप हो जाता है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। और हम जब लंघन कराते हैं और स्वेदन बालुका स्वेद कराते हैं, तो रुक्ष स्वेद, तो उससे आम का पचन होता है और स्त्रोतोरोध को दूर होने में सहायता मिलती है। फिर प्रश्न उठता है, चक्रपाणी जी ने पूछा है एक जगह प्रश्न कि जब अग्नि मंद है और हम लंघन कर रहे हैं,
और हम स्वेदन दे रहे हैं, तो वहां पे अग्नि प्रदीप्त कैसे हो जाती है? इसका क्या लॉजिक है? अपने आप अग्नि कैसे आएगी और कर देगी उल्लंघन करने से? तो इसका उत्तर चक्रपाणी जी ने ही दिया है कि जैसे हम बोलते हैं कि जोत से जोत जलाना, यहाँ पे शरीर में जाठराग्नि मंद है लेकिन धात्वग्नि मंद नहीं है उतना। ये आम बात जो है उसमें जाठराग्नि मंद ही रहता है। धातु की अग्नि भी प्रदीप्त रहती है दूसरे जगह पे, उतना अग्नि तो है, और भूताग्नि भी प्रदीप्त है। वो अग्नियां जाके और जाठराग्नि को ज्यादा प्रदीप्त कर देती है। जब जैसे जैसे लंघन होता है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, अग्नि थोड़ा जल रही है, तो जैसे जैसे वो पचेगा अग्नि प्रदीप्त होने लगती है। और उसको बल कौन देता है? तो धात्वग्नि और भूताग्नियां देती होती है। जाठराग्नि और मेन अग्नि तो जाठराग्नि है, उसको दूसरी अग्नि मिल जाती है तो वो प्रदीप्त होने लगता है। और जैसे जैसे आम का पचन होगा वैसे वैसे स्त्रोतोरोध जो है, स्त्रोतक जो ब्लॉक्ड है, वहां पे पचन होते जाता है। उसी तरह से स्वेदन रुक्ष होना चाहिए, क्योंकि स्नेह युक्त स्वेदन देने से स्त्रोतरोध और बढ़ने की संभावना रहती है। स्वेदन के लिए बालू का पोटली जो बनाते हैं वह बहुत अच्छा फायदा करता है। यहाँ पे पत्र पोटली नहीं करना है, स्निग्ध नहीं देना है, तेल वाला और पत्तों डाल के नहीं, रुक्ष स्वेद देना है। और स्नेह विरहित उपनाह भी बहुत उपयोगी रहता है, या इंफ्रारेड रेज जो देते हैं उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उष्ण द्रव्यों का लेप भी बहुत अच्छा फायदा करता है, जैसे वत्सनाभ, वचनाभ का लेप, या फिर धतूर का लेप। लेप लगाना भी एक पाचन क्रिया है, आम का पचन करता है। दशांग लेप है, या लेप गुटिका मिलता है, उसका लेप लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से आम पाचन और विरेचन, जो कचरा है पेट में उसको निकालना है, तो वहां पे एरंड तेल जो है वह सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। दूसरा मतलब हम लोग जो विरेचन के द्रव्य है, इच्छा भेदी वगैरह जो है, अश्वकंचुकी, नाराज रस, वो नहीं देते हैं, क्योंकि वो रुक्षता उत्पन्न होकर बात का प्रकोप करेगा। यहाँ पे एरंड तेल जो है वह सबसे श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि एरंड में ऐसा बोला है कि आम बात गजेंद्र शरीर वचन चारिणः एकमेवाग्रणी हंति एरंड स्नेह केसरी। मतलब जिस तरह से वन में बहुत सारे हाथी हैं, जंगली हाथी जा रहे हैं, और एक छोटा सा जो शेर है वो उसके सामने, जंगल का राजा है लेकिन शेर से सारे हाथी डर जाते हैं। तो एक में जो एरंड तेल है, एरंड तेल ऐसा लैक्सेटिव है जो पूरा आम को निकालता है, पूरा अच्छे से बॉडी से क्लींजिंग कर देता है, और बात का शमन भी करता है, आम को भी निकालता है, आम का पचन भी करता है। इसलिए शोधन उपक्रम अगर करना है तो हमें ये जरूरी है कि एरंड तेल दें और शुंठी डाल के दें गर्म पानी के साथ दें। दूसरा ये हमें देखना है कि आमावस्था में आम का आधिक्य है, पूरे शरीर में दोष फैले हुए हैं, पसरे हुए हैं, और कभी कभी वो आम जो है वो शरीर धातुओं में लीन हो गया है, वो ज्यादा डीपली एनरूटेड हो गया है। तो ऐसी अवस्था में विरेचन देना है, तो विरेचन भी कौन दे? तो स्नेह विरेचन दे। और पेशेंट में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि एरंड तेल लेने से, और हम लोग ज्यादा दिन तक देते हैं, कभी कभी 20 दिन 10 दिन, पेशेंट की अवस्था के हिसाब से एरंड तेल को चुंटी के साथ देते हैं। तो पेशेंट ऐसा बताते हैं कि जब तेल के साथ मल निकलता है ना, तो चिकना चिकना बहुत आता है, ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से पेट में गोंद की तरह, डिंक की तरह कुछ कचरा निकल रहा है बहुत ज्यादा, और वो पूरा स्त्यान और लीन ऐसा जो है वो आम निकलता है। ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि ये क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो और शुंठी इसलिए देते हैं कि वह एरंड तेल के दुष्परिणाम जो हो रहा है बॉडी में, क्या हो रहा है कि पेट में मरोड़ आने का भय रहता है, तो शुंठी जो है वो एंटीडोट है एरंड का। जो एरंड के बीज भी थोड़ा विषैले होते हैं, उसका शरीर में इन्फ्लेमेशन होने का डर रहता है और पेट में मरोड़ आ सकता है। तो वो इन्फ्लेमेशन ना हो उसको कंट्रोल, एंटीडोट क्या है? तो शुंठी। दीपन पाचन भी है और ग्राही भी है, तो ज्यादा भी नहीं होने देगा। इस तरह से हम थोड़ा सा एक चुटकी या 2 चुटकी शुंठी डाल के दें, या 1 चम्मच अग्नि के हिसाब से देखें, तो शुंठी और गर्म पानी के साथ दें, या दूध के साथ दे। दूध तो नहीं देना चाहिए आम वत में, क्योंकि वो आम उत्पन्न करेगा। तो एरंड तेल को गर्म पानी के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये उत्कृष्ट दीपन पाचन करने वाला भी द्रव्य है एरंड का तेल, वातानुलोमक है। इसीलिए हम लोग आम वात में एरंड तेल का प्रयोग करते हैं, या ऐसे द्रव्य देते हैं जिसमें एरंड तेल होता है, जैसे सिंहनाथ गुग्गुल, उसमें एरंड तेल की भावना होती है, इसलिए सिंहनाथ गुग्गुल को हम लोग देते हैं, तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। या फिर गंधर्व हरितकी देते हैं, जिसमें एरंड तेल को हरितकी में भावना देके उसकी गोलियां बनाते हैं या पाउडर बनाते हैं, तो वह बहुत अच्छा फायदा होता है। या एरंड तेल को रोटी बनाते टाइम
जो आटा होता है गेहूं का आटा उसमें डाल के और उससे आटा गूंथ के और उसकी रोटी बना के दें, वह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से पूरा हम निरामा अवस्था तक उसको एरंड तेल देते हैं, पूरा पेट आम निकालते हैं, दीपन पाचन द्रव्य देते हैं और तिक्त और कटु रसात्मक औषधियां और दीपनीय औषधियां देते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। उसी तरह से फिर निरामावस्था जब आ जाती है तब हम लोग बत्ती का प्रयोग करते हैं, तो उसमें रासना एरंड मुलादी तेल है, या फिर निर्गुंडी का क्वाथ है, या फिर तेल महाविषगर्भ तेल है। अलग अलग तेलों का पर निरामावस्था आनी चाहिए, आम पच जाए उसके बाद ही, मतलब आम पच गया मतलब भूख लगने लगी है और तेज भूख लगने लगी है और स्त्रोतों में और संधियों में जो सूजन था वो थोड़ा कम होने लगा है। तो फिर डिजनरेटिव चेंजेस है, संधिवा जैसे लक्षण है, संधिया चिपक चिपक गई है, उसमें स्नेहन करना जरूरी है। आमावस्था के बाद में हम लोग बत्ती भी देते हैं। दूसरा बात यह है कि आम बात है तो उसमें कुछ लेप वगैरह भी लगाते हैं या कुछ ऐसे द्रव्य देते हैं जो आम का पचन कर, तो कुछ वत्सनाभ के कल्प उसका लेप लगाते हैं, अदरक का लेप लगाते हैं, या फिर हम लोग वत्सनाभ के कल्प जो आम पाचन और वेदना शमन करने वाले होते हैं वह हम लोग देते हैं। दूसरा तो हम इसमें एक और क्या द्रव्य देते हैं, तो पांच केंद्र रस करके एक आता है, आम बातारी रस आता है, वो देते हैं हम लोग आम का पचन करने के लिए। सिहनाथ गुगुल देते हैं। पहले लेकिन अगर ये आर्ष ग्रंथों में जो बताया गया है कि लंघन पहले कराना है, स्वेदन कराना है, लंघन हो जाए फिर मेडिसिन भी पचेगा, उसका भी अग्नि, उसको भी अग्नि चाहिए। सिहनाथ गुगुल देते हैं, रासना गुगुल देते हैं, सहचर गुगुल देते हैं, त्रिफला गुगुल देते हैं। फिर क्वाथ में अग्नि प्रदीप्त होने पे रासना सप्तक क्वाथ, रासना पंचक क्वाथ, महारासनादि क्वाथ, पंच कोलासव, महावाद विध्वंसक रस, फिर उसके बाद भल्लातक आसव, भल्लातक परपटी, लेकिन पित्तानुबंधी नहीं होना चाहिए, तब भल्लातक का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पांच केंद्र रस में तुलसी रस की भावना होती है, स्वर्ण और कुपिलू रहता है तो वो देते हैं। आम पाचक वटी देते हैं, आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं, अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग अवस्थाओं से देते हैं। आम बातारी रस जो है वह सबसे बहुत अच्छा माना जाता है, आम का पचन करता है और वायु को भी शमन कर देता है। गुग्गुल के कल्प जो रहते हैं वह आयुर्वेद के बहुत दिव्य दवाइयां हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर भी हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस जो है वात कफात्मक संप्राप्ति को ठीक करती है, आम का पचन करती है, स्त्रोतोरोध को दूर करती है, पसीना लाती है, तो इस तरह से, और ज्वर से ही उत्पत्ति है और रसवत स्त्रोत की व्याधि है, इसलिए त्रिभुवन कीर्ति रस जो है वो सबसे श्रेष्ठ दवाई है आमवात की। और द्रव्यों में जब निरामावस्था दे तो वात के शमन करने के लिए रासना का प्रयोग करते हैं, गुडुचि का प्रयोग करते हैं, सहचर का प्रयोग करते हैं, शुंठी, देवदार, एरंड मूल, पुनर्नवा, गोक्षुर, अतिविषा, दशमूल, फिर दारू हृद्रा, पंचकोल, और ये सब द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा है। और इसमें आहार का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिहार का भी। आहार में हम क्या करते हैं, तो बाजरे का जो रोटी होता है, बाजरा जो होता है वो रुक्ष लघु उष्ण होता है, यहाँ पे उष्ण चीजें चाहिए हमें, बात का शीत गुण बढ़ा है, इसलिए उष्ण दीपन पाचन में होता है। तो बाजरा जो होता है बाजरी, वो वह लघु होता है, रुक्ष होता है, वो देना चाहिए। और बाजरा भी दे रहे हैं तो बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना, आधा रोटी या 1/4 रोटी उतना ही दें, रोटला। और उसके साथ लहसुन का प्रयोग करें, लहसुन जो है दीपन पाचन भी है, वात का शमन करता है स्निग्ध होने की वजह से, वो सबसे अच्छा होता है। और लहसुन उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, स्निग्ध होता है, उत्कृष्ट आम पाचक होता है और वाताग्न होता है। लहसुन जो है वह, उसका जो स्निग्ध गुण है वह बाजरे का रुक्ष गुण को बैलेंस कर देता है, इसलिए लहसुन का चटनी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कुल्थी का जो यूज होता है, जिसको मराठी में हुलगा बोलते हैं, उसका सूप जैसा बना के वो पीने के लिए देते हैं, तो पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक होते हैं। एरंड के बीज का हम लोग खीर बना के दे सकते हैं, एरंड पाक देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग भी कुछ बताइए तो मैं भी बताता हूँ, आम बात का चिकित्सा में आप लोग क्या क्या करते हैं, बीना मैडम बताइए प्लीज। हाँ सर, व्यवच्छेद हमें पहले करना, डिफरेंशियल करना पड़ता है डायग्नोसिस करने के लिए आमवात है तो जी संधिशूल में, गाउट में और फिरंग जैसी व्याधि में भी आम जैसी ही आम वात जैसी ही स्थिति होती रहती है, तो हमें ये डिफरेंस पहले डिफरेंशियल करना पड़ता है।
ये संप्राप्ति में 3-4 स्टेप्स मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। इसमें वायुना प्रेरित ही आमः श्लेष्म स्थानम प्रधावती। श्लेष्म स्थान भी हमें मालूम है, उदर हृदय और संधि है। धमनी प्रतिपद्यते, विदग्ध आम धमनियों में चलित हो जाता है। जी और श्रोत्रांसी अभिषंद्यंती। एक सेकंड सर, मेरे पास कोई तो भी आया है, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, मैम बताएंगी। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं हाँ सर, डॉक्टर। मैं बोलती हूँ आगे, उनको हाँ बिठाती बोलिए। हूँ थोड़ी देर। हाँ बस जरा। श्रोत्रांसी अभिषंद्यंती, दूषित अन्न स्रोतों में अभिषंद निर्माण करता है और उससे हृदगौरव दौर्बल्य ये लक्षण दिखाई देता है। चौथी स्टेप महत्वपूर्ण है, वो है युगपत कुपितावंत। एक साथ कुपित हुआ जो आम है वो गात्रों में जाकर जकड़न और स्तब्धता निर्माण करता है और वो त्रिक संधि में भी जाता है। यहाँ पे त्रिक संधि के हम 2 तरह के अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो हमारा पृष्ठाधार जो है जिसे हमें सैक्रम कहते हैं वहीं पे, और शिर और हमारा बाहु का स्थान, उसका जो संधान है उसको भी हम त्रिक ही कहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अवलंबक कफ का भी हमें विचार करना पड़ता है। उरस्थान में अवलंबक कफ रहता ही है, त्रिक का धारण करता है ये अवलंबक कफ। इसमें ये मध्यम मार्ग का व्याधि है। इसका प्रभाव प्रसरणशील है ये व्याधि, और स्वभाव दारुण है इसका। संप्राप्ति में ये कौन कौन भाग लेता है, तो विदग्ध पिच्छिल विषयुक्त जैसा आम है संप्राप्ति में, अवलंबक कफ है और व्यानवायु भी इसमें शामिल है और ये डिसीज उत्पन्न करते हैं। चिकित्सा सूत्र में ये आपने बोल ही दिया। लंघन का अर्थ होता है रौक्षम, खरत्वम, वैषद्यम, यत् कुर्यात् तत् लंघनम। उसमें पाचन भी आता है, उपवास भी आता है, व्यायाम भी आता है, आतप सेवन भी आता है। उसके बाद में आपने तो आगे का बोल ही दिया। वृक्ष स्वेद स्वेदन करते हैं, वालुका पोट्टली स्वेद देते हैं हम। और ग्रंथकार ने ही बता दिया है कि तिक्त कटुरस का उपाय योजना औषधि द्रव्यों की हमें करनी पड़ती है। जब लघुत्व की बात आती है तो सबसे ज्यादा विचार करना पड़ता है हमें कि तिक्त रस सबसे ज्यादा लघु है, क्योंकि उसमें आकाश और वायु का अनुबंध है। जब हमें हम पहले पहले शुरुआत में जब हम आम पाचन करते हैं तब भी हम ये तिक्त रस और कटु रस की ज्यादा उपयोग करते हैं औषधिया। तिक्त कटु कषायश्च रुक्षा बद्धमल तथा। इसमें मलबद्धता पेशेंट बोलते हैं कि सुकर नहीं हो रहा, मलबद्धता हो रही है। इसके लिए हम वहाँ पे एरंड स्नेह जैसा विश्वा के साथ हम वहाँ पे योजना करते हैं। आम का पाचन होने के बाद आपने भी वही सब बोल दिया है। शरीर में लघुत्व बहुत आता रहता है, आकाश और वायु की जो जिस प्रकार आम पाचन के लिए हम दवाई दे रहे हैं तो आकाश और वायु महाभूत बढ़ता है, वात प्रकोप होता है शरीर में। उसके बाद में हमें स्नेहन अवश्य करना पड़ता है। जीर्ण हो के बहुत पुराना है आम वात, और हमारे पास पेशेंट आते हैं तो आम शुष्क होता है, उस अवयव में जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ या तप्तता लगती है तो नहीं लगती स्पर्श को, शोथ भी कम हो जाता है। मगर जीर्ण पेशेंट में, बहुत पुराने पेशेंट में उनको वेदना बहुत दिखाई देती है। तब भी जीर्ण आमुवात में वात प्रकोप ज्यादा रहता है, तब भी हमें घृतपान का विचार करना ही पड़ता है। मैं तो जिस प्रकार ट्रीटमेंट देती हूँ वहाँ पे मैं पाचन होने के बाद और नागर घृत देती हूँ, दशमूलक वाथका निरूह बस्ती देती हूँ, सहचर और नारायण सहचर या नारायण तेल का अनुवासन बस्ती देती हूँ। और जब बहुत पुराने पेशेंट हैं आमवात के तो उनमें रुद दौर्बल्य है,
तो मैं उनको वसंत सुवर्ण मालिनी वसंत और मृगशृंग की भस्म की पुड़िया बना के देती हूँ। और लेप के लिए ऊपर बाहर से कोम्बडनखी का लेप या दशांग लेप देती हूँ। उसके साथ सर मैं शुंठी पिपली हिंगू जो आपने सब बोल दिया वो मैं यूज करती हूँ, मगर मैं चावल के पानी के साथ देती हूँ। और ज्वारी जो बाजरी चावल का पानी मतलब क्या, मंड, पेया? हाँ, मंड 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 हाँ, उद्दीपन उसके पाचन। साथ ये दे के शुंठी पिपली हमारा त्रिकटु हिंगू डाल के और लहसुन डाल के कुलित्थ कायुष मैं देती हूँ। और मैं अनुवासन और निरूह बस्ती के साथ मैं वैतरण बस्ती का भी विचार करती हूँ सर। और मैं वैतरण बस्ती कुछ कुछ पेशेंट में रिकमेंड करती हूँ। जी। हाँ और सर, मेन बात है ना, आम बात के पेशेंट है, उनमें बहुत आजकल हेतु क्या मिल रहा है, बोलिए। दही खाते हैं। दही सबसे डेंजरस है। लोगों को मालूम नहीं है कि दही कब नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। दही या दही से बने हुए श्रीखंड ज्यादा खाते हैं, आम्रखंड, श्रीखंड उतना। फिर मछली ज्यादा खाते हैं जो लोग। फिर गुड़ बहुत ज्यादा खाते हैं। दूध के बना हुए पदार्थ या दूध, भैंस का दूध, तले हुए पदार्थ खा रहे हैं। उड़ीद के बने हुए मेदो वड़ा वगैरह खाते हैं। और विरुद्धासन कर रहे हैं, असात्य में भोजन कर रहे हैं। और अकाल भोजन कभी भी खा रहे हैं, रात को 2 बजे 3 बजे खाते हैं। उस टाइम नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग खाते हैं। रात्रि जागरण करते हैं, दीवा स्वाप करते हैं, वेगों का विधारण कर रहे हैं। और हवा का सेवन ज्यादा करते हैं, एसी में रहना, ठंडी हवा का सेवन, और विषमासन करते हैं। ये सब जो हेतु है, इसके वजह से आमवाद बढ़ता है। चलिए, बीना मैडम आपने बहुत अच्छा बताया। आप लोग कुछ और बताना चाहते हैं? जितेंद्र जी, प्रीति मैडम, हरिहर सर, डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे आमवाद के पेशेंट पे? आवाज आ रही सर है डॉक्टर हरिहर सर? हाँ सर। जी सर। जितेंद्र जी बोलिए। हाँ बोलिए सर। सर हाँ सर, बोलिए बोलिए जितेंद्र जी। हाँ, मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि एक श्लोक याद आता है, आहारम पचति सिखी दोषान आहार वर्जिता दोषख्ये धातुन धातुख्ये प्राणान। सरे जब लंघन होता है तो जो हमारा जो जठराग्नि है जो आहार को पचन करता है, लेकिन जब हम लंघन करते हैं तो वो अग्नि क्या करता है कि दोषों का पचन कर देता है। सर लंघन से बहुत अच्छा फायदा मिलता है आम बात में। और वो मैंने सर मेरा प्रैक्टिस में भी दिखा है कहीं कहीं, आपसे 1 साल हो गया सुन सुन के आप हर रोज बताते हैं कि लंघन कराइए आम बात का पेशेंट को। तो मैंने दिखा है उनको एक डायटिक रेजिमेन में रखा और वो सब लघु आहार खाने के लिए दिया। जितना भी आमबत का पेशेंट आते हैं उनका हेतु लेने से ऐसा पता जो भी आपने बताया, वो ज्यादा दही खाते हैं, ज्यादा केले खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं। वैसा इस पेशेंट को जो आते हैं धूप में आते हैं और ठंडा ठंडा पानी फ्रिज में निकाल के पी जाते हैं। तो इसी पेशेंट को सर ज्यादा ही यही प्रॉब्लम होता है, उनका अग्नि दुर्बल हो जाता है, आम उत्पन्न होता है। तो उनको एक डाइटिक रेजिमेंट में रखा जो कि अभी मैडम ने बताया, जो उनको चावल का पानी जो हमारा उड़ीसा में उसे पेज बोलते हैं, तो खाने के लिए दिया। और कुल्थ का जूस दिया और उनके साथ भी सिंगनाथ गुगुल दिया और वो त्रिभुवन कीर्ति दिया। सर बहुत अच्छा फायदा करता है। जो कि खाते थे स्टीरॉयड का चल रहा था वो पेशेंट में भी सर फायदा आता है। लंघन इतना बढ़िया काम करता है। वो सर मिलेट भी उनको खाने के लिए भी दिया मैंने, जिसको मांडिया बोलते हैं हमारा उड़ीसा में। तो 4-5 पेशेंट मैंने दिखा तो बहुत सारे अच्छा फायदा मिल रहा है उनको। और उनको भी जो रुक्ष स्वेदन भी किया, मैंने कभी बस्ती नहीं दिया, वही मेरा एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उनको रुक्ष स्वेदन किया। और वो इसी जो दवाई आपने बताया उनको रासना सप्तक का काढ़ा भी दिया था। तो बहुत अच्छा फायदा लंघन से सर बहुत, और आम पाचक दिया था। बहुत अच्छा फायदा सर मिलता है। इतना ही सर बताऊंगा। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा बताया आपने सर। डॉक्टर हरिहर सर जी कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर जी प्लीज बोलिए सर।
सर अभी जो भांजा साहब ने बताया वही हम लोग को दे रहे हैं सर। श्रीनाथ गुगुल आम वातारी रस आम पाचन वटी वही देता हूँ। अगर ऐसा कोई मरीज तैयार होता है तो शुरू में वमन करा के बाद में देता हूँ ये लंगर में। हाँ, वमन कराने से क्या होता है कि कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है। कोष्ठ की जी शुद्धि करना और आमाशय की शुद्धि करना, क्योंकि आम वहां पे है, वो सबसे बेस्ट चिकित्सा है। जी, और किसी को कुछ बताना है बाकी तो तो बताइए। हाँ सर, बोलिए बोलिए। एरंड स्नेह तो हम देते ही है सर। सूठी एरंड स्नेह वो तो सभी चलाते। हाँ, और तो उससे रुक्स क्या होता है, क्या होता है सर? शुंठी और एरंड से आम आपको क्या अनुभव आया सर? आम पाचन के लिए ही देते हैं स्नेह तो। हाँ, सही है, बराबर है। आपने अभी वो श्लोक बोल दिया ना, आम जी वात गजेंद्र सम शरीर वनचारिणी एक को निहंत एव जी वन शरीर केसरी। ये बताया ना आपने, वो इसी अनुसार आयरन टेल का यूज करना चाहिए, ऐसी बात है। जी। जी सर। और किसी को कुछ आती है। बोलना है तो बोलिए। बोलू सर मैं। हाँ, जरूर बोलिए। ये जो अभी जो हमें मार्केट में जो एरंडा स्नेह मिलता है ना, उसमें वो भी आम युक्त होता है, तो वो गरम करके थोड़ा बॉईल करके बाद में देना पड़ता है। ये है क्या बराबर, सर? हाँ ये सही बात है, क्योंकि आयुर्वेद में एरंड तेल की समूर्छना करने के लिए बोला है। हाँ। समूर्छना नहीं किया है, डायरेक्ट दे दिया और उसमें ही सामता है, तो वो और आम उत्पन्न करेगा। सही बताया आपने। हाँ। तो तो हम जब दे रहे उसकी तो ठंडा ठंडा ना दें, ये भी ध्यान में रखें। समूर्छना नहीं कर पा रहे तो कम से कम। समूर्छना कैसे करेंगे उसकी? समूर्छना करने का उसमें बताया ना, भेषज कल्पना की किताब है, मैं निकाल हाँ, के बताऊंगा। शारंगर नागर संहिता में। मोठा। हाँ, मैं तिल तेल की जैसी करते वैसी ही करनी ना? हाँ, लेकिन उसके जो है द्रव्य वो अलग है। अच्छा। कटु तेल का समूर्छना के अलग द्रव्य है, तिल तेल के समूर्छना के अलग है, एरंड तेल के अलग है। ओके, थैंक यू। जी, मैं बताऊंगा उसका निकाल के। हाँ, और इसमें क्या है कि आमवात के पेशेंट है ना, उनको विश्राम करना बहुत जरूरी है, योग रत्नाकर के हिसाब से। और क्या बोला है कि यवा कुलत्था श्याम कहा को द्रवा रक्तशालय वास्तुगम शीघ्र वर्षा भू कार वेलम पटोलकम आर्द्रगम तप्त नीरम च लशुनम तत्व संस्कृतम जांगलानाम च मासम सामवात गदेहितम। इसमें क्या बोला है कि अन्न में यव मतलब जौ, जौ का खाना खाना है, और रोटी वगैरह बना के कुल्थी खाना है, कोदो और नाचनी जैसे शुद्र धान्य खाना है, शालीषष्टिक चावल खाना है, और वो भी चावल को भून के फिर बनाए, शिग्रू करेला पुनर्नवा परवल अदरक लहसुन, और मासरस लेना है तो जांगल मासरस उष्णोदक, ये हितकर होते हैं। अगर कफ और वात की संप्राप्ति तो भल्लातक का प्रयोग करें, गोमूत्र का प्रयोग करें, तिक्त और कटु रस के द्रव्यों का प्रयोग करें, और जो वात कफकर पदार्थ हैं, मतलब बात और कफ बढ़े उसको वर्ज करें, और तक्र का सेवन करें। तक्र भी पथ्यकर बताए, लेकिन रात में तक्र न ले। अगर और तक्र भी मंथन संस्कार किया हुआ, वही अच्छा है। स्वर्ण कल्पों का भी प्रयोग बताया है। तो स्वर्ण मालिनी वसंत है, जो ताकत दे संधियों को। बृहत्वा चिंतामणि रस है, फिर उसके बाद त्रैलोक की चिंतामणि रस है, और महालक्ष्मी विलास रस है। तो जैसे रस सिंदूर, हरताल, मनशिला, धतुर बीज, वत्सनाप, कुपिलु, कुपिलु के कल्प, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। स्वर्ण भस्म वाले द्रव्य तो बहुत अच्छे काम करते हैं। कुपिलु जो है वो कुचला वैवाही है, विकासी है। तुलसी का भी प्रयोग करें, तो ये सब आम बात के लिए बहुत अच्छा फायदा है। अहिफेन के कल्प जो हैं, वो वेदना शामन का काम करते हैं। उसी तरह से पारसिक यवानी जो है, फिर शुंठी है, कुल्थी है, इनका प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा फायदा करते हैं। आप और कुछ बताना है तो बताइए। विकास कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मनीषा मैडम, आप कुछ आम बात के पेशेंट का कुछ अनुभव बताना चाहेंगी? डॉक्टर मनीषा मैडम। हाँ जी सर, प्रणाम सर।
पेशेंट है सर। आम बात के तो यूजुअली पेशेंट हम लोग के आयुर्वेद में आते ही हैं। मैं वो भी कष्ट साध्य तो 6 साल में नहीं आते हैं और अच्छी कंडीशन में आते हैं। तो भी आपने जो फिगर दिखाया सर, फिर ऐसे ही आते हैं। तो आपने जो बताया सर पूरा डिटेल में बताई दिया, उस पर तो नहीं जाते हैं। जैसे अभी एक लड़की आई थी, निशा दिवांगन, वो भी थी और 7-8 साल से पीड़ित। जब क्रोनिक हो जाते हैं तो इसमें हमें चिकित्सा करने में थोड़ा धैर्यपूर्वक करना पड़ता है। लाभ तो होता है सर, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा लाइफ टाइम खान पान आहार विहार पे रखना पड़ता है, नहीं तो पुनश्च पुनश्च फिर ये रिपीट होता है। एक 16-17 साल पुरानी पेशेंट है, वो सब फिंगर ऐसे ही टिल्ट हो गए थे, सब कुछ उसके पैर वैर की सब ठीक हो गए हैं, लेकिन उसको बीच बीच में पीड़ा होती रहती है, क्योंकि आहार विहार निद्रा ये सारी शोक भय ये सारी चीजें उसके में है। तो ये पीड़ा आती है। तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे, और यदि आपने नहीं अनुशासन का पालन किया, पथ्य का पालन नहीं किया, ये दिक्कत रहती है। और इसमें जैसे अभी बताया सर, मैडम ने बताया पूरे डिटेल में, बहुत अच्छे से बताया आप लोग। तो चिकित्सा हम पर्टिकुलर तो वैदिक तरीके से देते हैं सिस्टमेटिक, लेकिन इसमें जो आवरण जन्य होता है सर, जो बात, उस पर थोड़ा सा और फोकस करेंगे सर, कि पित्तज और कफज आवरण है, तो इसमें इसको हम कैसे इसका भेदन करके और फिर इसको अलग अलग उसमें लेकर के हम चिकित्सा करें, और बहुत सटीक चिकित्सा करें हम लेकर के। तो उस पर भी और मर्म स्थानों का भी लेकर के थोड़ा और पॉइंट करेंगे सर। तो जो ये वातरक्त में तो बहुत सारे इतना ज्यादा उपद्रव होता है कि पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होना चाहता है, पंचकर्म में आता है। तो इन सब चीजों को लेकर, जैसे जलौका का भी इसमें प्रयोग करते हैं, आपने बताया इसमें रक्त मोक्षण है। कफज है तो उसमें वमन करेंगे, अदरवाइज वातरक्त के ही ज्यादातर पेशेंट आते हैं इसमें। तो इसमें जो आप बताए सर फुलफिल है जानकारी के लिए। तो बहुत सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से अभी डिटेल और में। हम कल एक और इस पे और डिटेल में पढ़ेंगे कल। हाँ सर, वो और जो हमको आप बताते हैं सर, जो आवरण जन्य है वो बहुत सटीक और सूक्ष्म हमारी पकड़ होती है उसमें डायग्नोसिस करने में, और बहुत जल्दी हम पेशेंट को उसमें रिलीफ देते हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस करिएगा सर हाँ, प्लीज। कल भी होगा। और अगर पित्तानुबंधी है, आम बात में जी पित्त का भी अनुबंध है, तो दाह होगा और रेडनेस होगा, जी आरक्त वर्णता होगा। अगर वात जी से ज्यादा होगा तो पीड़ा बहुत ज्यादा होगा, पेन बहुत होगा। कफानुबंध होगा तो स्टैमित, जैसे गीला कपड़ा लपेट दिया वैसा होगा। गुरुता होगी और खुजली आएगी, कंडू होगा, ऐसा फील होगा। तो ये अनुबंध के हिसाब से भी चिकित्सा करना है। अगर इसका उपद्रव देखें तो प्यास बहुत लगती है, सर्दी, उल्टी आती है, भ्रम होता है, मूर्छा, हृदय, हार्ट में जैसे जकड़ाहट हो रही है, आम बात में ऐसा फील होता है, मलावस्तंभ, आंत्रकुजन, आधमान, ये उपद्रव होते हैं। और ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो रूमेटिक हार्ट डिजीज या कार्डियोमेगैली होता है। और हृदय की मांसपेशियां विकृत हो जाती है, हार्ट पंप नहीं कर पाता है, हृदय ध्वनि विकृति मतलब पाल्पिटेशन होता है, या फिर फिब्रिलेशन होता है, अरिथमिया होता है। और हार्ट में पेन होता है, कुछ अलग तरह का पेन होता है, जकड़ाहट लगती है। हृदय कफ का स्थान है, अवलंबक कफ का स्थान, जी तो वहां पे जो वॉल्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, वहां के परकिंजिल फाइबर, बंडल ऑफ टिश्यू, वो सब भी खराब, क्योंकि आम वहां जाके उसके काम को रोक रहे हैं, स्रोतोरोध कर रहे हैं। ये भी होता है जी। सर, ये बहुत अच्छी बात बताया आप, कार्डियोमेगली होना। और इसमें हमारे कई पेशेंट ऐसे हुए हैं कि वो फिर कहीं और चिकित्सा के लिए चल देते हैं, और वहां उनको बाईपास तक हो गया सर, और लास्ट में उन्होंने फिर उनका जीवन भी अंत हो गया। तो ये चिकित्सा का प्रॉपर स्वरूप तो नहीं है। उन्होंने ब्रांचेस और एकल चिकित्सा करते हैं। तो जो बात है उसका निर्णय न करके हम एक पर्टिकुलर शाखा में जाते हैं, और बहुत ज्यादा उनको लगता है कि अरे बड़े डॉक्टर हैं और हार्ट के लिए बताएं वो बचा लेंगे, और बाईपास करके और फिर लास्ट में 4-6 महीने साल भर के बाद फिर वो नहीं रहते हैं। जी। ठीक है। तो हृदय जन्य जो हमको आम की जो है उसमें भी चिकित्सा भी हम करते हैं। तो ये सर्वांगीण शोधन होकर के और निर्मूल रूप से ये स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन वही है कि उनको ये लगता है कि काफी समय तक तो वो स्टेरॉइड खाए रहते हैं, तो बार बार वहां जाना रहता है। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे सर। जी
ठीक है, हम लोग कल और बात करेंगे। अभी क्योंकि टाइम हो रहा है, किसी को अभी जी कुछ सर। बताना है तो बता सकते हैं, इतने बड़े बड़े वैद्य लोग हैं। किसी को कुछ बोलना है? भोसले सर, चंपा मैडम, प्रीति मैडम, मंजुनाथ जी, हरिहर सर, विकास जी, जागीर जी, कुछ बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, डॉक्टर राम जी? नहीं। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग कुछ और कल पढ़िएगा। हम लोग कल और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हरिहर सर जी, आपके जो श्यामल दास जी पेशेंट हैं, उनको आप लिंक दे दीजिए और उनको 9 बजे लाइए। उनको जो जी अवेस्कुलर सर, आज नेक्रोसिस हो लाऊंगा रही है मैं। ना। हाँ, उन आम बात से शुरुआत हुई है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस तक हो गया है। तो हम आज उनका केस टेकिंग फिर करेंगे और लंघन से शुरुआत करेंगे। ठीक है? जी सर। ठीक है, तो हम मिल लेंगे। भोसले सर बोले अनुवांशिक, हम इस पे भी बात करेंगे। तो हम कल बात करेंगे आम बात पे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। हम लोग 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।